नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखिए, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट एंड डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट। एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहता है कि एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, और क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट होती है। कंटिन्यूअस का मतलब एनर्जी की सारी वैल्यूज पॉसिबल होती है, और डिस्क्रीट का मतलब ये होता है कि एनर्जी की कुछ वैल्यूज पॉसिबल होती है, उनके बीच की वैल्यूज पॉसिबल नहीं होती है। तो इसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स में ये कहना कि एनर्जी जो होती है वो डिस्क्रीट होती है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए। उन्हीं में से एक एक्सपेरिमेंट है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हम ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव करेंगे कि एनर्जी लेवल जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने फ्रैंक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने डिस्क्रीट एनर्जी को वेरीफाई किया। तो ये जो एनर्जी का ये इनका जो डायग्राम है, जो जिस पे एक्सपेरिमेंट किया था वो कैसा है इसको देखो। सबसे पहले यहाँ पर एक कैथोड सी होता है, ये मैंने ब्लू कलर की लाइन बनाई है, दिस इज कैथोड सी, सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी कैथोड होता है। इससे थर्मियोनिक इमिशन करके, थर्मियोनिक इमिशन का मतलब होता है कि उसको टेम्परेचर देते हैं ताकि उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके बाहर निकल जाए। तो टेम्परेचर रेज करने के लिए यहाँ पे फिलामेंट एफ लगा हुआ है, तो फिलामेंट गर्म होगा तो कैथोड गर्म होगा, कैथोड गर्म होगा तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। ओके, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैथोड से इमिट होंगे। चलो, तो कैथोड सी से थर्मियोनिक इमिशन करके इलेक्ट्रॉन इमिट किए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक ग्रिड वायर जी, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जी, एक ग्रिड वायर जी लगा हुआ है, ये रहा जी, ग्रिड वायर जी है, जिसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल V1 पर कैथोड के करस्पॉन्डिंग, यानी कैथोड के बीच में लगा हुआ है, देखो कैथोड कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे आके, और ग्रिड हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल लगाया है V1। और ये V1 जो होता है कैथोड का रिलेटिवली लो वोल्टेज होता है, या नेगेटिव का कह लो, और जो ग्रिड का होता है वो पॉजिटिव पे रहता है, तो प्लस का V1 दिया। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, वो पॉजिटिवली ग्रिड से अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो V1 पर रखा जाएगा तो ग्रिड की तरफ एक्सेलरेशन मिलेगा उनको। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ग्रिड की तरफ एक्सेलरेट होके आएंगे। ग्रिड पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, डायग्राम यहाँ पे देख लीजिए, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, मान लीजिए वो 1/2 mv² है, तो कितनी होगी, तो Q चार्ज को जब V पोटेंशियल दिया जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसे एनर्जी कितनी मिलती है, QV। तो हमने E इलेक्ट्रॉन को V1 पोटेंशियल दिया तो एनर्जी कितनी हो गई, EV1। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जब तक वो ग्रिड पर पहुंचेंगे EV1 हो जाएगी। ठीक है, अब ये EV1 इतनी ज्यादा होगी कि ग्रिड को पार करके ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ग्रिड पर पहुंचेंगे तो इनके पास में काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचा और उसके पास अभी भी एनर्जी है, तो वो यहाँ क्यों रुकेगा, वो इस ग्रिड को क्रॉस कर जाएंगे। ओके, तो वो इस ग्रिड को क्रॉस करके कहाँ पहुंच जाएंगे, इस प्लेट पी पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ही नेगेटिव वायर से वो निकल के प्लेट पी तक पहुंचाएंगे तो अपने आप सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और उसकी वजह से सर्किट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से यहाँ पर एम्पियर लगा हुआ है, और एम्पियर में हमें करंट आई मिलेगी। तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, ग्रिड को पार करके प्लेट पी द्वारा कलेक्ट कर लिए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनों को प्लेट पी पर कलेक्ट करने की वजह से सर्किट में करंट आई फ्लो होगी। करेक्ट, सर्किट में करंट आई फ्लो होगी। अब ये जो प्लेट पी है इसका पोटेंशियल भी पॉजिटिव रखा जाता है, लेकिन जी का जो पोटेंशियल है वो हमने प्लस का V1 रखा। करेक्ट, लेकिन जो प्लेट पी है हम चाहते हैं इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ भी आए, लेकिन पी का पोटेंशियल जो है वो प्लस का V2 रखा जाता है, लेकिन ये जो V2 होता है वो V1 से कम रखा जाता है। ठीक है, V2 की वैल्यू जो होती है वो V1 से कम होगी, तो V2 की वैल्यू कितनी होती है, V1 माइनस सम डेल्टा V अमाउंट, तो V1 से अपने आप कम हो गई। डेल्टा V की वैल्यू बहुत छोटी होती है V1 से, तो डेल्टा V लगभग 0.5 वोल्ट होता है, यानी कि जो ग्रिड का वोल्टेज अगर मान लीजिए 10 है, तो प्लेट P का पोटेंशियल 9.5 होगा, तो 0.5 वोल्टेज कम हो गया, लेकिन है पॉजिटिव ही। ठीक है, तो ये पोटेंशियल कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन जो प्लेट पी पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन है उनकी काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा बहुत कम कर देगा, थोड़ा बहुत कम कर देगा, लेकिन EV1 एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉनों के कलेक्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि पी प्लेट चाहती है, देखो कोई चीज अगर बहुत फास्ट आएगी तो उसे कहीं पर कलेक्ट होना मुश्किल है, वो वहां पे कोलिजन होने लग जाती है, तो अगर उसकी स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दी जाए तो वो आराम से कलेक्ट हो जाएंगे, इसलिए जो प्लेट पी है उसका पोटेंशियल जो है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपने देखा था एक ट्यूब लगी हुई है, जिस ट्यूब के अंदर कैथोड सी है, जिस ट्यूब के अंदर ग्रिड जी है, जिस ट्यूब के अंदर पी है, ये सब एक ट्यूब में लगे हुए हैं, आपने देखा होगा।
इस ट्यूब के अंदर एक गैस भरी हुई है और वो गैस कौन सी है, आइए देखते हैं। तो इसमें मरकरी की वेपर भरी हुई है। मरकरी आप जानते हैं ये पारा होता है, मरकरी की वेपर भरी हुई है। तो मरकरी के आइसोलेटेड एटम यानी इंडिविजुअल एटम, वेपर का मतलब क्या होता है, वो स्टीम फेज में होती है, तो हम सॉरी मरकरी जो है उसको अगर वेपर फॉर्म में है तो इसका मतलब उसके सारे एटम अलग अलग घूम रहे हैं। तो जो कैथोड सी से इमिटेड इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो जो ग्रिड जी की तरफ एक्सेलरेशन में जा रहे हैं, रास्ते में वो इस मरकरी के एटम से टकराएंगे, करेक्ट। अब मरकरी के एटम का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। अगर ये कोलिजन इलास्टिक है, कंप्लीटली इलास्टिक है, तो इलेक्ट्रॉन की कोलिजन के बाद की एनर्जी कोलिजन के पहले की एनर्जी के बराबर रहेगी। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो मरकरी के एटम से टकरा गया, लेकिन टक्कर के दौरान उसने सामने वाले एटम को अपनी कोई एनर्जी नहीं दी, टक्कर लेके बस वापस आ गया। ये हुई प्योर इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। और इस वजह से जो ग्रिड जी है वहां पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अभी भी कितनी रहेगी, ev1 रहेगी, क्योंकि उन्होंने मरकरी के एटम को कोई भी एनर्जी नहीं दी। लेकिन अगर ये टक्कर इन इलास्टिक हुई, तो इन इलास्टिक में आपको पता है कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद में काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो उस वजह से होगा क्या, टक्कर की वजह से जो Hg के एटम्स हैं वो अपने ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। और उसके लिए अगर मान लीजिए ग्राउंड स्टेट यहाँ है, हायर स्टेट यहाँ है, और इन दोनों के बीच का एनर्जी का गैप E है, तो ये E एनर्जी जो है कहाँ से मिलेगी, इलेक्ट्रॉन से मिलेगी। अगर इलेक्ट्रॉन से मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन की खुद की जो एनर्जी है उसमें कितने की कमी हो जाएगी, E एनर्जी की कमी आ जाएगी। तब जो ग्रिड जी पर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, उनकी काइनेटिक एनर्जी अब कितनी रहेगी, अब उनकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होके मान लीजिए कितनी हो गई, 1/2 m v1 स्क्वायर हो गई। पहले थी 1/2 m v स्क्वायर और उसकी वैल्यू थी ev1। अब चेंज होके कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, मान लीजिए 1/2 m v1 स्क्वायर हो जाएगी। अब कितनी रह जाएगी, एक्चुअल एनर्जी कितनी थी ev1, उसमें से मरकरी के एटम ने कितनी ले ली, E ले ली, तो कितनी एनर्जी बच गई, ev1 माइनस E, ये एनर्जी उसके पास बच गई, करेक्ट। अगर ये ev1 जो है वो E या E से थोड़ा बहुत ही ज्यादा है, अगर थोड़ा बहुत ही ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन के पास में बहुत ही कम एनर्जी बचेगी। अगर बहुत कम एनर्जी बचेगी तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट पी तक नहीं पहुंच पाएंगे और सर्किट में करंट कम हो जाएगी। ये लाइन आपको समझनी है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ev1 है, अगर वो नियरली इक्वल टू E है तो एक तरह से मरकरी के एटम ने उसकी सारी एनर्जी ले ली, तो इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया तो वो प्लेट पी पर नहीं पहुंच पाएगा, और नहीं पहुंच पाया तो करंट फ्लो नहीं होगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो V1 है इसको धीरे धीरे जीरो से बढ़ाएंगे। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं अपन, जीरो से हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे और करंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे कि हम V1 की किस वैल्यू पे करंट कितनी मिल रही है। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया और जो ग्राफ मिला उसमें V1 के साथ करंट का जो ग्राफ हुआ वो उसको प्लॉट किया गया, तो प्लॉट इस तरह से आया, वाई एक्सिस पे आपको मिल रही है करंट और यहाँ पे आपने अप्लाई किया V1। तो आप शुरुआत में ग्राफ का स्ट्रक्चर देखना, जैसे जैसे आपने V1 को बढ़ाया, V1 को बढ़ाने से आपको करंट मिली, इंक्रीज होती 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 यहाँ तक इंक्रीज हुई। अब ये इंक्रीमेंट तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि V1 जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतनी ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है और उतने ही इलेक्ट्रॉन पी प्लेट पर पहुंच रहे हैं और उतना ही करंट हमें ज्यादा मिल रहा है, इसलिए शुरुआत में ग्राफ इंक्रीज हुआ। 4.9 वोल्ट के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4.9 वोल्ट हुई, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, सडनली इसकी करंट बिल्कुल ही कम हो गई। इसका मतलब इतनी ज्यादा पोटेंशियल पे 4.9 एनर्जी पे ऐसा क्या हुआ कि प्लेट पी पर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचे। तो आइए देखते हैं इसका रीजन। एक्चुअली जब V1 की वैल्यू 4.9 वोल्ट होती है तो करंट एकदम से गिर जाती है। इसका कारण क्या था, जो हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखा गया, हाइड्रोजन का नहीं सॉरी, इसका मरकरी का, तो एक्चुअल में जो मरकरी का ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जब देखा गया तो इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप पाया गया वो 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया गया, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पाया गया, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना था, 4 पॉइंट। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते रहते हैं V1 बढ़ा बढ़ा के, तो जैसे ही 4.9 से जब तक कम होता है तब तक मरकरी के एटम ये बोलते हैं कि देखो, आप इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कि देखो तुम्हारे पास जो एनर्जी है वो 4.9 से कम है, तो अगर टक्कर होगी भी तो मुझ में तो कोई फर्क आएगा नहीं,
इसलिए मैं तुम्हारी एनर्जी नहीं लेना चाहता। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 4.9 होती है, मरकरी के एटम को ये लगता है कि अब अगर मुझे 4.9 पूरी की पूरी मिल जाए तो मैं अपने लोअर लेवल से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाऊंगा। तो जब तक इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी 4.9 से कम रहती है, तब तक इलेक्ट्रॉन की टक्कर से वो एक्साइटेड नहीं होता है मरकरी का एटम, लेकिन इसीलिए वो इलास्टिक कोलिजन तो करता रहता है पर एनर्जी नहीं लेता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की वैल्यू EV1 की वैल्यू 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मरकरी के एटम को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पहुंचा देते हैं। ये सब ग्रिड के पास में होता है और ये जो कोलिजन होती है वो इनइलास्टिक होती है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी में बहुत कमी आ जाती है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लेट पी तक पहुंच नहीं पाते हैं। नहीं पहुंच पाते, जो करंट होता है उसकी वैल्यू में सडनली डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर V1 में अब और बढ़ाया जाए V1 को, तो V1 वापस बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो बेचारा डल हो गया था वो वापस करंट को जो है वो करंट इंक्रीज होने लगेगा। अब V1 की वैल्यू जब 9.8 होती है तो 9.8 पर सडनली डिप आता है, फिर से इलेक्ट्रॉन जो करंट होती है वो सडनली बहुत कम हो जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इस बार क्या हुआ, कैथोड C से जो इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ उसने G की मिड डिस्टेंस तक पहुंचते पहुंचते 4.9 इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले ली। इसका क्या मतलब हुआ? देखो इसका मतलब मैं आपको बताती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कैथोड C यहाँ पे है और ग्रिड G यहाँ पे है, ठीक है, और ये इनका मिड पॉइंट है मान लीजिए। तो हमने V1 की वैल्यू कितनी लगाई? 9.8 लगाई, जो कि 4.9 का डबल है, करेक्ट, जो कि 4.9 का डबल है। तो इस बार हमने क्योंकि V1 की वैल्यू, और V1 लगा हुआ किसके बीच में है? कैथोड के बीच में और ग्रिड के बीच में ही लगा हुआ है V1, यही लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा जब तक वो ग्रिड पर पहुंचेगा उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 9.8 हो जाएगा। तो ग्रिड के पास में कितना हो जाएगा उसका? 4.9 हो जाएगा। तो यहाँ पर उसकी वैल्यू 4.9 है। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 4.9 पे, तो इसको इसलिए लिखा हुआ है कि मिड डिस्टेंस तक आते आते उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 4.9 हो जाएगी, करेक्ट। तो यहाँ पर मध्य दूरी तक पहुंचते पहुंचते 4.9 तो एनर्जी कर लेंगे। इन इलास्टिक कोलिजन से ये 4.9 इलेक्ट्रॉन जो है वो मरकरी के एटम को वहां बीच में ही मिड डिस्टेंस पर ही ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन ग्रिड G की तरफ बढ़ते हुए बची हुई जो आधी दूरी है उसको पार करते करते वापस 4.9 ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो G के पास में, जब G के पास तक आएंगे तो वहां पर मरकरी वाले देखेंगे कि अच्छा वापस 4.9 मिल गया, तो चलो फिर से इनकी 4.9 ले लो। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन P तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस वजह से 9.8 पर फिर से दूसरा डिप हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए कि कुछ तो अब्जॉर्ब यहीं पे हो गए तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 हो गई, फिर जैसे जैसे वो जाएंगे तो ग्रिड तक जब पहुंचेंगे तो वापस बची हुई 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है फिर से ग्रिड के पास में यहाँ पर अब्जॉर्ब कर लेंगे, कौन? मरकरी के एटम्स। तो यहाँ पर इसलिए हमें 9.8 पर भी डिप मिला और 4.9 पर भी डिप मिला। अब देखो, अब थोड़ी सी मैथ्स की जाए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के करस्पॉन्डिंग वेव नंबर निकालते हैं। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। 1/लैम्डा का फॉर्मूला होता है न्यू बाय सी, ऊपर नीचे h से मल्टीप्लाई करते हैं, एच न्यू अपॉन एच सी, ठीक है। और एच न्यू अपॉन एच सी को कन्वर्जन आपने 11th-12th के अंदर पढ़ा हुआ होगा। एच न्यू की वैल्यू, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी वैल्यू होती है? एनर्जी की वैल्यू होती है। तो E इज इक्वल्स टू एच न्यू है, और हमारे पास E की वैल्यू फिलहाल कितनी रखी है हमने? 1 EV। तो यहाँ पर एच न्यू की वैल्यू तो अपन ने कितनी रख दी? 1 EV, और एच सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकालते हैं तो 1240 EV इंटू एनएम होती है डायमेंशन वाइज में। तो इसको निकालते हैं तो 8065 सेंटीमीटर इनवर्स होती है। तो अगर 1 EV के करस्पॉन्डिंग वेव नंबर इतना होता है तो 4.9 EV के करस्पॉन्डिंग कितना होगा? सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू हमें मिलती है। ये वैल्यू स्पेक्ट्रम में कहाँ पर आती है? ये जब पाया गया तो देखा गया यहाँ पर फ्रैंक हर्ट्ज ने, इसका मतलब इस वेव नंबर की लाइन हमें मिलनी चाहिए स्पेक्ट्रम के अंदर। तो V1 की वैल्यू जब 4.9 से ज्यादा होती है तो मरकरी के वेपर से जो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है तो उसके अंदर जो लाइन हमें मिलती है वो वाकई में उसकी वेव नंबर यही होती है। इससे ये सिद्ध होता है कि जो मरकरी का एटम है उसका ग्राउंड स्टेट से
4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऊपर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। इसका मतलब एनर्जी लेवल, अगर ग्राउंड स्टेट यहाँ है तो 4.9 पे दूसरा एनर्जी लेवल मिलेगा, इसके बीच में यहाँ पर कोई भी एनर्जी लेवल नहीं है, तो एनर्जी लेवल क्या हो गए, डिस्क्रीट हो गए, कंटिन्यूअस नहीं रहे। तो ये ग्राफ उन्होंने प्रूव कर दिया। ठीक है, दूसरी गैसों पर जब किया तो दूसरी गैसों के लिए भी ग्राफ इसी तरह से आए थे, बट आपको यहीं तक करना है। सो ये था फ्रैंक हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट।